नमस्कार आप सभी को 11th डे की एमसीक्यू की वीडियो के साथ में आपका स्वागत है। आज भी हम 360 डिग्री मतलब हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ जैसे कि पिछले करते आए हैं वैसे ही करेंगे। और अगर किसी को पिछली वीडियोस देखनी है तो जो आई बटन है आप उसको प्रेस करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वहाँ से आप पिछली वीडियोस में भी जा सकते हैं। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ये वीडियो कंटिन्यूएशन है, हर वीडियो अपनी इंडिविजुअल है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है। तो आप जो है किसी भी वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो जैसे आप कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, मुझे एनकरेज कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए, कमेंट करके, लाइक करके। और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं जो दूसरे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। इमेज में ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये वाला इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ दिस? ये देखिए ईसीजी लीड्स लगी हैं। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये क्या है, ईसीजी है या फिर जो है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर या पेसमेकर, ये क्या डिवाइस है? इसको बोलते हैं होल्टर मॉनिटर। और होल्टर मॉनिटर क्यों यूज़ होता है? 24 आवर्स जो है वो हार्ट की मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ अरिथमियाज वगैरह। तो ये उन पेशेंट्स में जिनमें जो है इंटरमिटेंट ऐसे एपिसोड्स होते रहते हैं तो उनको होल्टर मॉनिटरिंग जो है 24 आवर के लिए पहनाया जाता है। और उसके बाद जो 24 घंटे का ईसीजी है उसको एग्जामिन किया जाता है। तो एक टाइप का ईसीजी है लेकिन फॉर द 24 आवर्स इट इज़ डन, सो द प्रोसीजर इज़ नोन एज होल्टर मॉनिटरिंग। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये होल्टर मॉनिटर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो यूज टू डिटेक्ट। ये इमेज किस चीज़ को डिटेक्ट करती हैं? ये जो है कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं और इसको बोलते हैं इशारा चार्ट। इशारा चार्ट में ये ऐसे कलर प्लेट्स होती हैं। पेशेंट से पूछते हैं कि ये पीछे बैकग्राउंड आपको कौन से कलर का दिखाई दे रहा है और जो डॉट से बना हुआ नंबर है वो कौन से कलर का आपको दिखाई दे रहा है और ये क्या नंबर है। तो इस तरीके से जो है ग्रीन और रेड जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको डिटेक्ट करने के लिए इशारा चार्ट होता है। किताब आती है इशारा की, उसमें अलग अलग जो हैं चार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और ये किस चीज़ के लिए होते हैं? कलर ब्लाइंडनेस को देखने के लिए होते हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। लिप रिट्रैक्टर, लोगैन बो, लिप होल्डर एंड डेनवर रिट्रैक्टर। इसको बोलते हैं लोगैन बो। ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी में जो है जनरली यूज़ होता है। इसका पर्पस होता है कि जो चीक्स को सपोर्ट कर रहा है, देखिए चीक्स को जो है ऐसे होल्ड करके रख रहा है ताकि जो सूचर लाइन है उसे इस तरीके से आके प्रेशर ना आए। तो इसका पर्पस यही है, चीक्स को सपोर्ट करना और जो सूचर लाइन का प्रेशर है उसको रिड्यूस करना। तो ये लोगैन बो का पर्पस होता है। किस में यूज़ होता है? क्लेफ्ट लिप सर्जरी में यूज़ होता है ताकि जो सूचर लाइन है उस पर टेंशन ना हो, प्रेशर ना हो। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर फ्रॉम द गिवन इमेज। इसमें ये कौन सा प्रोसीजर हो रहा है? कई लोग इसको डायलिसिस से कंफ्यूज कर जाते हैं। ये डायलिसिस ब्लड देख के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये एक बोतल में येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है और जो ब्लड में ऐसा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ये प्रोसीजर है प्लाज्मा फेरेसिस। यहाँ पे पेशेंट के ब्लड से क्या कर रहे हैं? प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जो बाकी का ब्लड होता है उसको वापस से बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर को प्लाज्मा फेरेसिस बोलते हैं। जनरली ये जब ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जिनमें एंटीबॉडी जो होती है हमारे ब्लड में बहुत ही हाई लेवल में बढ़ जाती हैं, तो उस केस में प्लाज्मा से एंटीबॉडीज़ को निकालने के लिए प्लाज्मा फेरेसिस यूज़ करते हैं। ये जैसे कि गुलियन बेरी सिंड्रोम हो गया जिसमें कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ के बार बार शरीर को नुकसान कर रही हैं, तो वहाँ एंटीबॉडीज़ को निकालना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर पूरा ब्लड निकालेंगे तो शरीर में क्या हो जाएगा? हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बाकी जो ब्लड का पार्ट है वो वापस से पेशेंट को साइड से, देखिए ये यहाँ पे ये पूरा सिर्फ प्लाज्मा निकल रहा है, पूरा बाकी ब्लड वापस से पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ्यूज हो रहा है। सो दिस इज प्लाज्मा फेरेसिस बी। आइडेंटिफाई द बिलो शोन इंस्ट्रूमेंट। ये वाला इंस्ट्रूमेंट ये है रेनी
क्लिप अप्लायर, ये किस में यूज़ होता है? ये एक हीमोस्टेट डिवाइस है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसको यूज़ करते हैं, प्रेशर लगाने के लिए, और ये स्काल्प वुंड या क्रेनियोटमी वगैरह में यूज़ करते हैं इसके को। स्काल्प वुंड हो गया या क्रेनियोटमी वगैरह सर्जरी हो गई, उनमें ये यूज़ किया जाता है। दिस इज रेने क्लिप अप्लायर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज शोन बिलो, ये किसकी इमेज है? दिस इज नोन एज बुगी। बुगी जो है, जब ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, ईटी ट्यूब को गाइड करने का काम करता है, इजी इंसर्शन ऑफ ईटी ट्यूब में हेल्प करता है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज बुगी। नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ द चाइल्ड, ये देखिए इस बच्चे की जो है क्लेविकुलर बोन नहीं है, तो जिस वजह से जो हैंड्स हैं वो इस तरीके से हो गए हैं, क्लेविकल बोन नहीं है, तो पूरा ये है जो चिपक गया है, इसको बोलते हैं क्लेडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया। ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, और यहाँ पे जनरली टीथ हो गया या बोन्स हो गया, मोस्टली क्लेविकुलर स्केपुलर बोन, उनको जो है उनके वो फॉर्म नहीं होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे का इस तरीके से पोस्चर आपको देखने को मिल सकता है, ये जो पोस्चर आपको दिखाई दे रहा है। और सीजेडी क्या होता है? सीजेडी होता है क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज़। इसमें क्या होता है? सीजेडी में जो एकदम से जो है सडन डिमेंशिया पेशेंट को हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिमेंशिया विद डेथ जो है वो रिजल्ट कर सकती है। दिस इज क्रूड्सफेल्ड जैकब्स डिजीज। और ये वाला जो डायग्राम है ये है क्लेडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया बी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन, ये किस में इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? इसको बोलते हैं, देखिए इसकी जो टेल है, ये पिग की जो टेल होती है, आपने पिग देखा होगा, उसकी टेल ऐसे ही होती है, ठीक है। तो इस कैथेटर का दूसरा नाम या इस कैथेटर का नाम होता है पिग टेल कैथेटर। तो इस तरीके से ही पूछ सकते हैं कि डिवाइस को आइडेंटिफाई कीजिए, तो इसकी पूंछ से आप आइडेंटिफाई करेंगे। इसकी पूंछ जो है वो कैसी होती है? पिग की पूंछ के जैसे होती है, तो इसको पिगटेल कैथेटर बोलते हैं। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? प्लूरल फ्लूइड जो होता है, प्लूरल एफ्यूजन को ड्रेन करने के लिए पिगटेल कैथेटर का यूज़ होता है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई दिस ट्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट, ये कौन सा ट्रैक्शन है? ये यहाँ पे लगता है, ठीक है, यहाँ पे इसको ट्रैक्शन को अप्लाई किया जाता है और इसको बोलते हैं गार्डनर वेल टोंग। और ये जनरली जब सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, जब स्पाइनल फ्रैक्चर में यूज़ करते हैं, तो उस वाली कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। दिस इज गार्डनर वेल्स टोंग। ये यहाँ पे जो है अप्लाई किया जाता है और पीछे इसमें वेट लटका दिया जाता है सर्वाइकल स्पाइन को अलाइन करने के लिए। सो दिस इज ए गार्डनर्स वेल टोंग। देन विच इज़ द लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट ऑफ द बॉडी? साइनोवियल जॉइंट कौन से जॉइंट होते हैं? जो दो जॉइंट्स आपस में मूवमेंट करते हैं और इनके बीच में जो फ्लूइड फिल होता है उसको क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि किससे? फ्रिक्शन वगैरह से या जॉइंट में इंजरी से, सडन शॉक से प्रिवेंट करता है। प्लस मैक्रोफेजेस भी होते हैं कि जो कोई एक्सटर्नल इन्फेक्शन आ रहा है तो उसको खा जाता है, इनगल्फ कर जाता है, वो भी साइनोवियल फ्लूइड में मैक्रोफेजेस का काम होता है। लार्जेस्ट साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे पूछा है, तो नी जॉइंट जो है वो लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट होता है ऑफ द बॉडी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। कार्पल टनल सिंड्रोम आर कोज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ फॉलोइंग नर्व। कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, यहाँ से जो है वो नर्व कंप्रेस हो जाती है। जनरली जो कंप्यूटर पे ज़्यादा देर काम करते हैं तो ये नर्व जो कंप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कौन सी नर्व है? मीडियन नर्व। जब कंप्रेशन हो जाता है तो हाथों में टिंगलिंग, सुनपन, ये सारी चीज़ें होती हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। और किस नर्व से होता है? मीडियन नर्व से होता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। While assisting the characteristic of dialysate outflow for a patient with peritoneal dialysis, the nurse notify cloudy appearance. एक पेशेंट है जिसका पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है। जो पेरिटोनियल डायलिसिस में डायलिसेट डालते हैं तो दूसरे एंड से क्या हो रहा है? वो बाहर भी निकल रहा है। अब जब वो बाहर निकल रहा है तो वो कैसा है? क्लाउडी है। जनरली तो कैसा होना चाहिए? क्लियर फ्लूइड होना चाहिए, जैसा डाला था वैसा ही, लेकिन वो क्लाउडी अपीयरेंस है। तो वो क्या शो कर रहा है? वो शो करता है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन हुई है। बैक्टीरिया वाले केस में ही क्लाउडी अपीयरेंस आती है। मैंने जब पढ़ाया था CSF, उसमें भी आपने देखा होगा
कि जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है उस केस में जब CSF हम बाहर निकालते हैं तो वो कैसा होता है, क्लाउडी इन कलर होता है। तो यहाँ भी पेरिटोनाइटिस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्वेजन उसको कैसा कर देगा, वो क्लाउडी कर देगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पेरिटोनाइटिस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्वेजन, डी इज द करेक्ट आंसर। देन डंपिंग सिंड्रोम आफ्टर बिलरोथ सर्जरी मे बी प्रिवेंटेड बाय। बिलरोथ सर्जरी क्या होती है, ये मेनली जब कैंसर वगैरह वाली कंडीशन है तो जो स्टमक का नीचे वाला पार्ट है, ये देखिए अगर ये स्टमक है तो ये स्टमक का जो नीचे एंट्रम वाला पार्ट है इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। और हटाने के बाद जो बाकी का स्टमक है उसको या तो एनास्टोमोसिस मतलब जोड़ देते हैं किसके साथ, या तो डिओडिनम के साथ या फिर जिजनम के साथ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। अगर उसको डिओडिनम के साथ जोड़ते हैं तो उसको प्रोसीजर को बोलते हैं बिलरोथ 1, और अगर जिजनम के साथ उसको जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं बिलरोथ 2। तो यहाँ पे पूछा है बिलरोथ 1 और बिलरोथ 2 के बाद क्या प्रिवेंट करना है, डंपिंग सिंड्रोम। अब डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, डंपिंग सिंड्रोम होता है कि ये वाला पार्ट पेट का जो है वो हट गया है, तो अब जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं उनकी जो है ढंग से एब्जॉर्प्शन स्टमक में नहीं होगी। तो जब भी पेशेंट कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेगा तो वो पेट में ना रुक के सीधा जाके धड़ाम से कहाँ गिरेगा, इंटेस्टाइन में गिरेगा, तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है बॉडी में। तो ऐसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन आप समझ गए हैं। बिलरोथ प्रोसीजर क्या है, गैस्ट्रोजिजनेक्टमी हुई है, मतलब गैस्ट्रिक का एंट्रम वाला नीचे का पार्ट हटा दिया है, कैंसरस वगैरह वाली कंडीशन में ऐसा होता है, और उसको किससे जोड़ दिया है, जुजनम से जोड़ दिया है, तो उसको बिलरोथ 2 बोलते हैं। अगर उसको डिओडिनम से जोड़ते हैं तो उसको बिलरोथ 1 बोलते हैं। और डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट वगैरह वाली डाइट ले रहा है तो अब तो पेट का वो वाला पार्ट नहीं है जहाँ पे उसको एब्जॉर्ब होना चाहिए था, वो तो सीधा जाके कहाँ, धड़ाम से इंटेस्टाइन में गिरता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को बोलना है कि मील्स के बाद लेटना है, क्योंकि अगर खड़े होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या है, ज़्यादा जल्दी इंटेस्टाइन में जाएगा, ज़ीरो एब्जॉर्प्शन होगी। अगर पेशेंट लेटा है तो थोड़ी देर पेट में तो रुकेगा, जिससे कि थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन उसका स्टमक में हो सकता है। तो पेशेंट को जो है पोजीशन के लिए बोलेंगे कि खाते ही एकदम से लेट जाना है अगर बिलरोथ सर्जरी पेशेंट की हुई है तो। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में क्या चीज़ एब्जॉर्ब होती है, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन इस चीज़ से पूछे जाते हैं। तो जो डिओडिनम है इसमें आयरन जो है वो मेनली एब्जॉर्ब होता है। दूसरा इसका जिजनम वाला पार्ट है तो इसमें जो वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब होते हैं। और जो इसका इलियम वाला पार्ट है तो वहाँ पे विटामिन B12 एंड बाइल सोल्ट्स जो होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों ही क्वेश्चन। जो ऊपर वाला डंपिंग सिंड्रोम है ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, और कौन से पार्ट में क्या एब्जॉर्ब होता है वो भी पेपर में पूछा जाता है। सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द डाइटरी एडवाइस फॉर अ पेशेंट विद इलियोस्टमी। इलियोस्टमी हुई है, ठीक है, इलियम को ही क्या कर दिया है, बाहर स्किन के लेवल पे निकाल दिया गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि इलियम तक जो स्टूल होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल ही लिक्विड स्टूल होता है, और एज इट इज़ क्योंकि जो सॉलिडिफिकेशन होती है वो स्टूल की वो कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। अब इलियम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है तो वहाँ पे उसी पार्ट को बाहर निकाल दिया, सॉलिडिफाई होने का तो टाइम ही नहीं है स्टूल के पास, तो वो कैसा स्टूल निकल रहा है पेशेंट का, कंटिन्यूसली लिक्विड स्टूल जो है वो बाहर आ रहा है। तो इलियोस्टमी के बाद पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे, अवॉइड हाई फाइबर डाइट, रेस्ट्रिक्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक। पेशेंट को बल्कि ज़्यादा फ्लूइड लेने के लिए बोलना है। ज़्यादा फ्लूइड क्यों, क्योंकि फ्लूइड पूरा बाहर निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन पेशेंट को हो सकती है। कैलोरी इनटेक लिमिट नहीं करना है क्योंकि शरीर को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है। एनकरेज करना है पेशेंट को टू इंक्रीज कंजप्शन ऑफ मिल्क, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो अवॉइड हाई फाइबर डाइट, पेशेंट को बोलना है कि हाई फाइबर डाइट को अवॉइड करना है। हाई फाइबर डाइट को क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि हाई फाइबर डाइट क्या कर देती है, स्टूल को कैसा कर देती है, बल्की कर देती है। तो ज़्यादा अमाउंट में स्टूल निकलेगा, और स्टूल तो इसका कैसा निकल रहा है, इस पेशेंट का पूरा ही लिक्विड निकल रहा है।
अगर ये ज़्यादा अमाउंट में निकल गया और पूरा लिक्विड शरीर से बाहर गया तो पूरा सॉल्ट जो है डेप्राइव्ड हो जाएगा, सारा सॉल्ट और वाटर जो है वो बाहर चला गया है, तो सॉल्ट डेप्रिवेशन प्लस डिहाइड्रेशन दोनों चीज़ें कॉज हो जाएंगी। तो इसीलिए उसको क्या नहीं देना है, हाई फाइबर डाइट नहीं देना है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप ना साथ साथ रैशनल अच्छे से समझिए, क्योंकि रैशनल अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगी पूरी प्रक्रिया क्या हो रही थी जिसके कारण ऐसा किया गया है। रटने की ज़रूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होती है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है रटने से, और रटने से किसी का भला नहीं होता। वो एक आध बार तुक्का लग गया वो बात अलग है, लेकिन रटिएगा नहीं, रैशनल के थ्रू चीज़ों को आप समझिएगा। सो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज एडमिनिस्टर्ड इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर इस्चेमिक स्ट्रोक की वजह से होता है तो जो है, और अगर पेशेंट विद इन 3 आवर्स आ जाता है तो पेशेंट को क्या दे देते हैं, टीपीए दे देते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये क्या करता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनका ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, रिवैस्कुलराइज कर देता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। और जो टीपीए देते हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज टीपीए इज एल्टीप्लेज, जो है कॉमनली यूज टीपीए होता है। और कब देना है, विद इन 3 आवर्स अगर पेशेंट आ रहा है ऑन द ऑनसेट ऑफ एमआई। A person with head injury is not able to understand or comprehend the language but verbal response is very fluent. The condition is termed as। पेशेंट को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है लेकिन बोल बहुत कुछ रहा है, तो बोल बहुत कुछ रहा है तो मतलब उसके पास वर्ड्स तो क्या हैं, वर्ड्स तो बहुत हैं, ठीक है, वर्ड्स तो उसके पास बहुत हैं, अबंडेंट वर्ड्स हैं। और वो क्या कर रहा है, बोल बहुत रहा है लेकिन ठीक नहीं बोल रहा है, पूरे वर्ड्स की क्या बना रहा है, वर्ड सैलेड। तो ये वर्ड्स सैलेड ये कौन सी कंडीशन को बोलते हैं, वर्निक्स अफेजिया को बोलते हैं, जहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंड करने में दिक्कत है लेकिन वर्बल रेस्पॉन्स पेशेंट का वो सही है, बहुत बोल रहा है। ब्रोकाज अफेजिया होता है जहाँ पे वर्ड्स ही नहीं है, पेशेंट के पास वर्ड्स नहीं है, बहुत लिमिटेड वर्ड्स है, तो पेशेंट बोल ही नहीं पा रहा है कुछ। कंडक्शन अफेजिया होता है कि वो अगर एक वर्ड उसको बोलेंगे तो उसको क्या है, उसको रिपीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे रेफ्रिजरेटर पेशेंट को बोल दिया और पेशेंट क्या बोलेगा, रेफ्रिजरेटर, हैफ्रीज, मतलब रेफ्रिजरेटर वर्ड तक पहुंचने के लिए वो 10 और वर्ड बोलेगा। उस कंडीशन को बोलते हैं कंडक्शन अफेजिया। और ग्लोबल अफेजिया इन दोनों का मिक्सचर होता है, वर्निक्स और ब्रोकाज का, कि वहाँ कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पा रहा है और उसके पास वर्ड्स भी नहीं है एप्रीहेंड करने के लिए। तो ब्रोकाज अफेजिया को हम जो है एक्सप्रेसिव अफेजिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा है, वर्बल रेस्पॉन्स फ्लुएंट है, वर्ड सैलेड इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्निक्स अफेजिया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिटार्ड द प्रोग्रेस ऑफ एल्जीमियर्स। एल्जीमियर की प्रोग्रेस इनमें से कौन सा ड्रग रिटार्ड यानी कि कम कर देता है, तो एल्डोपा, डोनिपिजिल, प्रेडनिसोलोन एंड विटामिन B12। सो डोनिपिजिल इज द करेक्ट आंसर। ये जो ACE इनहिबिटेज की एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देता है, जिससे कि एल्जीमियर के जो सिम्टम्स है उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आती है। सो B इज द करेक्ट आंसर। CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय। CSF इनमें से कौन प्रोड्यूस करता है, CSF कोरोइड प्लेक्सिस या फिर एपेंडाइमल सेल्स जो हैं, एपेंडाइमल सेल्स ऑफ वेंट्रिकल वो प्रोड्यूस करते हैं। और फोरामेन म्यूनरो क्या होता है, एक कॉन्ड्यूइट, एक कम्युनिकेशन होता है बिटवीन लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल। और एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विस जो है वो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन प्रोड्यूस करता है, सो कोरोइड प्लेक्सिस का एपिथेलियल कोरोइड प्लेक्सिस या फिर एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं वेंट्रिकल के वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अ ब्रूस ओवर द मेस्टोइड प्रोसेस इन स्कल फ्रैक्चर इज, इसको बोलते हैं बेटल साइन। जब मेस्टोइड प्रोसेस जो कान के पीछे जो है नीलापन, वो जनरली बेसलर स्कल फ्रैक्चर में ये प्रेजेंट होता है। होमेन साइन किस में होता है, DVT में होता है।
क्यूलेन साइन क्या होता है, पेरी अम्बिलिकल इकाइमोसिस, जो अम्बिलिकस है उसके अराउंड ब्लूइशनेस हो जाती है, तो वो किस में होता है, पेनक्रियाटाइटिस का साइन है। स्पाल्डिंग साइन होता है जब बच्चे की फ्रंटल क्रेनियल बोन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, तो उसको बोलते हैं स्पाल्डिंग साइन। यहाँ पे मास्टोइड प्रोसेस का पूछा गया है, उसको बोलते हैं बेटल साइन बी। देन कोबवेब अपीयरेंस, ये देखिए यहाँ पे एक मकड़ी का जाला जैसे अपीयरेंस जो है CSF लिया हुआ है उसमें है, ये इंडिकेट करता है टीबी मेनिंजाइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोब लाइक अपीयरेंस जो है वो टीबी मेनिंजाइटिस में प्रेजेंट होती है, सी इज द करेक्ट आंसर। अ पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर इलेक्टिव सर्जरी, के लिए शेड्यूल किया है पेशेंट को। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दिन पहले एक्सेप्ट, इनमें से क्या नहीं करेंगे। पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है सर्जरी के बारे में और जो उसकी केयर है उसके बारे में। कंसेंट भी ऑब्टेन करना है। PAC क्या है, प्री एनेस्थीसिया चेकअप है, वो भी कराना है। रिहेबिलिटेशन प्लानिंग नहीं होता है। रिहेबिलिटेशन प्लानिंग कब है, अगर पेशेंट ऐसी कंडीशन में जा रहा है कि वो वापस से जो है अपना फुल फंक्शन नहीं रिकवर कर पाता, तो उस कंडीशन में रिहेबिलिटेशन प्लानिंग करते हैं। जनरली हर सर्जरी में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आफ्टर लिवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन, लिवर बायोप्सी के बाद पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन में प्लेस करते हैं विद सैंडबैग अंडर द इंसिजन साइट। और जो है लिवर बायोप्सी से पहले पेशेंट को जनरली सुपाइन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखा जाता है। ये कब की बात है, बिफोर द प्रोसीजर या ड्यूरिंग का प्रोसीजर। और लिवर बायोप्सी होने के बाद कौन सी पोजीशन दी जाती है, राइट लेटरल पोजीशन पेशेंट को दी जाती है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। A patient is brought to ICU from nephrology department. Nurse on duty notice there is bleeding from sheath side from right hand. Which of the following is the priority action in this situation? नर्स देख रही है ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले क्या करना है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, फॉलोड बाय इन्फॉर्मेशन टू द डॉक्टर। तो जो है वो इमीडिएटली प्रेशर अप्लाई करना है विद स्टेराइल गोज और उसके बाद डॉक्टर ऑन ड्यूटी को इन्फॉर्म करना है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट कॉमन वायरस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वैसे तो सारे ही वायरस कॉज करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन वायरस होता है दैट इज राइनो वायरस बी। नेक्स्ट, द पेशेंट्स ब्लड टाइप इज बी नेगेटिव। नर्स informs the family member that packed RBC could like be used by family member whose blood type बी नेगेटिव है, तो इनको किसका RBCs जो है पैक्ड दे सकते हैं, बी को बी ही दे सकता है या फिर जो ओ है यूनिवर्सल डोनर वो सबको दे सकता है, लेकिन यहाँ ओ ऑप्शन में नहीं है तो बी को कौन दे सकता है, सिर्फ बी दे सकता है। लेकिन नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो पॉजिटिव वाला नहीं देगा, अदरवाइज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कौन दे सकता है इसको, बी नेगेटिव ही ब्लड दे सकता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटमेंट फॉर हीमोफीलिया विल लाइकली इंक्लूड पीरियोडिक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो ब्लड है वो क्लॉटिंग एबिलिटी उसकी नहीं होती है, तो क्लॉट नहीं करता है, और क्लॉट ना करने के कारण क्या कर सकता है, कंटिन्यूस ब्लीड कर सकता है पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट को हमेशा क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ेगी, फैक्टर कंसंट्रेट देने पड़ेंगे। इसमें जनरली जो फैक्टर 8 होता है क्लॉटिंग उसकी और फैक्टर 9 की जो है वो कमी हो जाती है। अगर फैक्टर 8 की कमी है तो उसको हीमोफीलिया ए बोलते हैं, और फैक्टर 9 की कमी है तो उसको हीमोफीलिया बी बोलते हैं। सो दिस इज फैक्टर कंसंट्रेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following electrolyte should monitor in a patient with congestive heart failure receiving digoxin and furosemide? अब देखिए जो लेसिक्स होता है वो क्या कर रहा है, पोटेशियम को बाहर निकाल रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो रहा है, हाइपोकैलेमिया। और हाइपोकैलेमिया होने से डिजॉक्सिन क्या कर सकता है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो जो जिस पेशेंट को दोनों मिल रहे हैं तो उसको किस चीज़ के लिए एग्जामिन करना है, पोटेशियम जो है पोटेशियम की करेक्ट बैलेंस के लिए पेशेंट को एग्जामिन करना है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इन अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड हेड इंजरी फ्रीक्वेंट असेसमेंट आर परफॉर्म टू डिटरमाइन इफ द क्लाइंट इज डेवलपिंग ICP, इंक्रीज्ड ICP। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द आउटकम इफ देयर इज एन इंक्रीज्ड ICP। एक पेशेंट है जिसका ICP बढ़ने के लिए उसको मॉनिटर किया जा रहा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब करेगा कि जो है इंक्रीज्ड हुआ है ICP। ICP अगर इंक्रीज्ड होगा
ये देखिए, अगर ये ब्रेन है, अगर इसमें पूरा स्कल से कवर्ड है, अगर ब्रेन में आईसीपी इंक्रीज होगा तो ब्रेन टिश्यूज क्या हो जाएंगे, बाहर निकलने लग जाएंगे प्रेशर ज़्यादा होने के कारण। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू ये बेस्ट डिस्क्राइब करेगा कि आईसीपी क्या हुआ है, बढ़ा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉसेस द प्लेसेंटा, इनमें से प्लेसेंटा को क्रॉस करता है आईजीजी, और बच्चे में भी 6 मंथ तक ये जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आफ्टर बर्थ। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अ 70-year-old फीमेल पेशेंट शेड्यूल है सर्जरी के लिए, कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग को इमीडिएटली नोटिफाई करना है फिजिशियन को? हीमोग्लोबिन 11 सही है, क्रिएटिनिन 1 सही है, पोटेशियम 4.6 सही है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 22 बहुत ज़्यादा है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या इंडिकेट करता है कि ब्लड को कोएगुलेट होने में कितना समय लगेगा, तो इतना ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को पेशेंट क्या करना है, नोटिफाई करना है। जनरली ये क्या है, 11 से 13 इतना जो है नॉर्मल, 11 से 15 इतना नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है तो ये नोटिफाई करना है। Which of the following laboratory test result to evaluate when preparing to administer digoxin? डिजॉक्सिन मैंने बताया था, डिजॉक्सिन क्या करता है, पोटेशियम लेवल को ऊपर नीचे करता है, तो क्या मॉनिटर करना है, बी, पोटेशियम लेवल को जो है मॉनिटर करना है। बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is an appropriate instruction for a client who is scheduled for outpatient? EEG होना है, ठीक है। जनरली फिट्स वगैरह के केस में EEG करते हैं, तो इसमें से क्या बोलना है, बोलना है कि सारी हेयर पिन्स को रिमूव करना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स के जो सिग्नल फ्लोइंग है ब्रेन में उसको हैम्पर करता है, उसको ख़राब कर देता है, इसलिए सारी हेयर पिन्स को क्या करना है, रिमूव करना है। द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी, आईसीपी इंक्रीज होने का अर्लीस्ट साइन क्या होगा, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जो है वो अल्टर करने लग जाएगी आईसीपी बढ़ने के साथ। सो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ पेशेंट विद एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है, तो इनमें से क्या होगा, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस से हमेशा याद रखना कि फ्लैंक पेन होगा, जो फ्लैंक एरिया है, साइड का एरिया है, वहाँ पे पेन फील करेगा अफेक्टेड साइड में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। What is the purpose of plasmapheresis in a patient with Guillain-Barré syndrome? मैंने बताया था आपको कि प्लाज्मा फेरेसिस क्या है, जब ऐसी कंडीशन, ऑटो इम्यून कंडीशन, जहाँ पे ब्लड में क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज़ का लेवल बहुत हाई हो रहा है और वो हमारे ही जो टिश्यूज़ है उनको क्या कर रही है, डिस्ट्रक्ट कर रही है, तो वहाँ पे उन एंटीबॉडीज़ को बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर कि जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी है उनको रिमूव करने के लिए ये किया जाता है। Next, a nurse has received a patient who has underwent surgical procedure under conscious sedation. Which of the following assessment is most important for a nurse to post operatively देखने के लिए? sedation दिया है पेशेंट को, तो कौन सा जो है देखेंगे, रेंज एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग जो है उसको देखना है कि पेशेंट ने जो है उसको जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको तो नहीं डिप्रेस कर दिया है। सो जो पोस्ट ऑपरेटिवली सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा दैट इज़ रेंज एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग। डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके अलावा भी रहेगा यूरिन आउटपुट वगैरह, लेकिन वो सेकेंडरी हो जाती है इस चीज़ को, ब्रीदिंग वाली चीज़ के आगे। सो बी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इज, ह्यूमिडिफाई करके देते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। ये ह्यूमिडिफायर होता है जिसमें कि पानी भरते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन पाइप कनेक्ट होता है और इसको ह्यूमिडिफाई होने के बाद ही पेशेंट को दी जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक ड्राई गैस है और म्यूकस को थिक करने की कैपेसिटी रखती है, इसलिए उसको क्या करना है, ह्यूमिडिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पेशेंट जिसको स्ट्रोक हुआ है। द पेशेंट गेजेज एट द नर्स, हैज़ डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग स्पीच। द पेशेंट फॉलोज इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी प्रॉब्लम। द पेशेंट इज डिस्प्लेइंग सिम्टम ऑफ, एक पेशेंट है जिसको स्ट्रोक हुआ है, वैसे तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, लेकिन स्पीच के रिस्पॉन्स में जो है वो स्पीच नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो वो उसको कौन सा सिम्टम इसमें से है? अभी मैंने पढ़ाया था कि जब वर्ड्स नहीं होते हैं बोलने के लिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रोकाज अफेजिया, और ब्रोकाज अफेजिया का दूसरा नाम है एक्सप्रेसिव अफेजिया। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर।
A 45-year-old patient has underwent exploratory लेप्रोटमी हुई है, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंडेड एब्डोमिनल, एब्सेंस ऑफ फ्लेटस के साथ आया है, तो कौन सी इंडिकेशन है? इसको बोलेंगे पैरालिटिक इलियस, जिसमें कि एब्सेंस ऑफ जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उनकी एब्सेंस हो जाती है, जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स पेशेंट को आएंगे. सो ए इज द करेक्ट आंसर. बाय वट एज चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू यूज सिंपल वर्ड्स? सिंपल वर्ड्स बच्चा कौन सी एज में बोलने लग जाता है? 10 से 12 महीने में जो है वो कुछ कुछ एक आधा वर्ड बच्चा बोलने लग जाता है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी ऑफ 6-year-old चाइल्ड. 6-year-old चाइल्ड की नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी बड़ों के जितनी हो जाती है 20/20. अप टू 4 years जो ये है विजुअल एक्टिविटी ये 20/40 रहती है, और उसके बाद 5वें साल तक ये 20/25 तक पहुंच जाती है, और छठे साल में जनरली ये 20/20 हो जाती है. 20/40 का क्या मतलब है? 20/40 का मतलब है कि जो जिसकी नॉर्मल आई साइट है, जो चीज वो 20 फीट की दूरी से देख पा रहा है, कि जिसकी नॉर्मल आई साइट है, जो चीज़ वो 40 फीट की दूरी से देख पा रहा है, ये बच्चा या ये इंसान उसको 20 फीट की दूरी से देख पा रहा है. तो आँख कमज़ोर हुई ना उसकी, कि वो तो बहुत दूर से उसको देख पा रहा था, लेकिन ये वाला बच्चा क्या है, बहुत नज़दीक से उसको देख पा रहा है. तो 4 साल में 20/40. 20/20 का मतलब है कि जहाँ से नॉर्मल बंदा जिसकी एक आई साइट है वो 20 फीट की दूरी से उस चीज़ को देख रहा है, ये बंदा भी उसको 20 फीट की दूरी से देख पा रहा है. सो दैट इज़ 20/20. 6 साल में ये अचीव हो जाती है. The nurse administered phenylephrine eye drop for preparing a patient for ophthalmic examination. Which of the following assessment finding should a nurse expect after administration of eye drop? ये क्या है? एक डायलेटिंग एजेंट है, सो प्यूपिल माइड्रेसिस होगा, प्यूपिल डायलेशन होगी इसका इफेक्ट. सो सी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following manifestation is least expected है इन मेनिंजोमा एंड सिम्टम्स ऑफ आईसीपी बढ़ना? आईसीपी बढ़ना, पेपिला एडीमा, आंखों का एडीमा, पायरेक्सिया, हेडेक वोमिटिंग और एडीमा तो प्रेजेंट होगा ही. पायरेक्सिया भी हो सकता है लेकिन लीस्ट एक्सपेक्टेड है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज. पेप्टिक अल्सर डिजीज में अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे विद बायोप्सी. ये यूरिया ब्रीड टेस्ट जनरली एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की प्रेजेंस के लिए करते हैं. एक जो है बड़ी सी बलून या कोई पॉलीथीन में उसको पेशेंट को ब्रीथ कराते हैं, और उस ब्रीथ में जो है यूरिया की प्रेजेंस को असेस कराते हैं. स्ट्रिंग टेस्ट जनरली विब्रियो कॉलरा में करते हैं. विब्रियो कॉलरा में जब हम स्लाइड पे पेशेंट का सैंपल डाल देते हैं, और जिससे लूप से हम सैंपल डाल रहे हैं, जब हम उस लूप को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो एक स्ट्रिंग लाइक चीज़ यहाँ पे बन जाती है, तो उसको बोलते हैं, जैसे हम ऐसे ऊपर उठा रहे हैं तो जैसे चीज़ खींचते हैं ना, चीज़ की जैसे लेयर्स आती हैं, तो इसी तरीके से जब हम उसको उठाएंगे स्लाइड पे लगा के, तो एक स्ट्रिंग जैसा बनेगा, वो विब्रियो कॉलरा में होता है, उसको स्ट्रिंग टेस्ट बोलते हैं. सो यहाँ पे रहेगा अपर जीआई एंडोस्कोपी. Which of the following site is best for administering hepatitis B? Hepatitis B IM लगनी है, और IM लगनी है तो किस पे लगनी है? वास्टस लेटरालिस पे लगनी है. B is the correct answer. Nurse engaged in tracheostomy suctioning. How long she should do suctioning? Suctioning जो है tracheostomy suctioning, ये क्वेश्चन कल भी था, तो ये 10 से 15 सेकंड तक ही करते हैं. इससे ज़्यादा करने से क्या हो सकता है? हाइपोक्सिया हो सकता है. तो ए रहेगा आंसर. विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टच? टच के लिए इनमें से पैराइटल लोब जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है. सी इज द करेक्ट आंसर. एन एजेंट क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटिस है और कंप्लेन कर रहा है पेनलेस पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन. उसको कौन सा रिस्क है? तो पेशेंट को जो रिस्क है वो है ओपन एंगल ग्लूकोमा का. सो सी इज द करेक्ट आंसर. जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें जो प्रेशर इंक्रीज होता है वो स्लो और ग्रेजुअल होता है, और क्लोज एंगल ग्लूकोमा में ये सडन जो है प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे ऑप्टिक नर्व सडन डैमेज होने के चांसेस होते हैं. डायबिटीज मेलाइटिस में ये ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, तो पेशेंट को जो है ओपन एंगल ग्लूकोमा के रिस्क पे पेशेंट होता है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. इनिशियल स्कोर जो है प्रीटर्म बेबी का वो है अपगार स्कोर 8. तो क्या करना है? अपगार स्कोर जो है 7 to 8 जो है वो नॉर्मल होता है, तो बेबी को क्या करना है? रिसीव करना है प्री वॉर्म टॉवल में. अपगार स्कोर क्या क्या होता है अपगार में? APGAR,
अपीयरेंस 0 से 2 जो है इसको रेट करते हैं। दूसरा होता है पल्स या हार्ट रेट। तीसरा है ग्रीमेसिस, एक्टिविटी एंड देन रेस्पिरेशन। तो ये एवगार स्कोर के पार्ट होते हैं और ये 0 से 2 के बीच में होता है। मैक्सिमम स्कोर 10 होता है और मिनिमम स्कोर जो है वो 0 होता है और 7 से 10 जो है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। Then which of the following is used for visual assessment of neonatal jaundice? या क्रमार्स रूल होता है जो कि जॉन्डिस के विजुअल असेसमेंट के लिए करते हैं। बाकी सारे जो ये दिए हुए ऑप्शन हैं ये बर्न वाले पेशेंट्स में जो है जनरली किए जाते हैं। इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्स फायर हुआ है तो रेस का क्या मतलब है? रेस का मतलब होता है बी, रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन एंड एक्सटिंग्विश। ये जो है रेस्क्यू करना है, अलार्म करना है, फायर को कंटेन करना है और फिर फायर को बुझाना है। तो ये जो है रेस का मतलब होता है। और इसके अलावा एक निमोनिक्स होती है पास, पुल द पिन जो सिलेंडर के बारे में है, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज करना है हैंडल को, स्क्वीज द हैंडल, और जो है स्वीप करना है उसको साइड टू साइड। पहले पिन निकालनी है, बेस की तरफ उसको करना है, स्क्वीज करना है और इस तरीके से स्वीप करते हुए आपको बुझाना है। तो ये भी जो है फायर एक्सटिंग्विशर का रूल होता है और रेस जो है वो कि किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशियल केयर व्हेन केमिकल बर्न इज सस्पेक्टेड? केमिकल बर्न सस्पेक्ट करा है तो क्या करना है? फ्लश करना है उस एरिया को 20 से 30 मिनट के लिए रनिंग वाटर के साथ। सो डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज अप टू। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करते हैं? 6 मंथ ऑफ एज तक करते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये आज की प्रेजेंटेशन थी। हाँ, मैं वही बोलूँगी कि अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और बच्चों आप चैनल से बने रहिए क्योंकि मैं आपके लिए जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं मैथ्स रीजनिंग के, उनकी भी वीडियो डालने वाली हूँ विद द ट्रिक्स कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो का रिस्पॉन्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।